हेलो एवरीवन। आज हम बीए थर्ड ईयर लाइब्रेरी साइंस की जो अनुसंधान प्रविधि विषय है उसमें परिकल्पना के ऊपर हम बात करेंगे। अनुसंधान परिकल्पना के ऊपर इसमें हम परिकल्पना क्या होती है, उसकी परिभाषा, अर्थ और उसकी विशेषताएं, उसके कितने प्रकार की होती है और उसके कार्य के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ पता करें तो परि और कल्पना से मिलकर बना हुआ शब्द है, जिसे इंग्लिश में हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। परि और कल्पना, परि मतलब चारों ओर और कल्पना का मतलब चिंतन करना। अपने अनुभव और अपने विशेषज्ञता के आधार पर हम जब कोई भी चिंतन करते हैं किसी समस्या के ऊपर या किसी भी विषय वस्तु पर, तो वह चिंतन कहलाता है। तो चारों ओर का चिंतन ही परिकल्पना होती है। तो अनुसंधान परिकल्पना का अर्थ यह होता है, जब हम कोई अनुसंधान समस्या हम जब लेते हैं तो उस समस्या के जब हम परिभाषीकरण कर लेते हैं, उसका विश्लेषण कर लेते हैं, तो हम उस समस्या के कथन और कारण के ऊपर हम पहुंचते हैं और हम उसके ऊपर चिंतन करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमने जो ये समस्या ली है इसका चिंतन के आधार पर ये निष्कर्ष हो सकता है। और निष्कर्ष जब हम अपने चिंतन के आधार पर निकाल लेते हैं तो फिर उस निष्कर्ष का हम अनुसंधान के द्वारा परीक्षण करते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि हमने जो परिकल्पना ली थी वो कितनी सत्य है, कितनी असत्य है, या फिर आंशिक रूप से सत्य है। बिना किसी परिकल्पना के अनुसंधान उद्देश्यहीन प्रतीत होता है। जब हम अपने जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसका जब उसके में कोई हम परिकल्पना करेंगे ही नहीं, जब हम उसके ऊपर चिंतन करके अपना कोई निष्कर्ष निकालेंगे ही नहीं, तब हमारा जो अनुसंधान होता है वो उद्देश्यपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं होगा। मतलब हम किस उद्देश्य से हम अनुसंधान कर रहे हैं, हम समस्या ली है तो समस्या का चिंतन करना जरूरी है और उस चिंतन को हम परिकल्पना का रूप देते हैं। उस चिंतन के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं उसको परिकल्पना का रूप देते हैं। और जब हमारा अनुसंधान आगे बढ़ता है तो वो उस परिकल्पना के आधार पर ही आगे बढ़ता है और परिकल्पना एक फ्रेमवर्क के रूप में किसी भी अनुसंधान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती है। तो बिना परिकल्पना के अनुसंधान उद्देश्यपूर्ण होता है, चाहे वो विज्ञान के विषय हो, सामाजिक विज्ञान के विषय हो, ऐतिहासिक अनुसंधान कर रहे हैं, सभी विषयों में अनुसंधान परिकल्पना का होना अति आवश्यक होता है। अब हम उसकी परिभाषाओं की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे हम बात करें कि G.C. टाउनसेंड ने बताया है कि शोध के तहत समस्या समाधान हेतु सुझाया गया उत्तर ही परिकल्पना है। अपनी जो शोध समस्या हमने ली है उसके लिए हम जब चिंतन करके उसका कोई उत्तर निष्कर्ष निकालते हैं तो वो ही अपनी परिकल्पना कहलाती है। इसके अलावा कलिंगर जो विद्वान हुए हैं उन्होंने कहा है कि परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन माना जाता है। जब अनुसंधान हम करते हैं किसी परिकल्पना के आधार पर ही अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाता है। और अनुसंधान में जो चर हम काम में लेते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर, तो उनके मध्य जो संबंध हम स्थापित करते हैं वही संबंध हम चिंतन के रूप में, परिकल्पना के रूप में स्थापित करते हैं। इसके अलावा गुड एवं हार्ट ने भी इसकी एक परिभाषा दी है, जिसमें परिकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम क्या देखना चाहते हैं। परिकल्पना भविष्य की ओर देखती है, एक महत्वपूर्ण कथन है जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है। यही भी सिद्ध हो सकती है और यह सही भी हो सकती है और यह गलत भी हो सकती है। तो गुड एवं हार्ट के अनुसार परिकल्पना मतलब हम भविष्य में क्या कर रहे हैं, अपने अनुसंधान में क्या प्रोग्रेस होगी, हम अनुसंधान का दिशा निर्देश हम इस परिकल्पना के द्वारा स्थापित करते हैं और फिर हम उस दिशा निर्देश के द्वारा हम उस परिकल्पना की वैधता को स्थापित करते हैं। तो मतलब इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि परिकल्पना किसी भी समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है जिसकी तर्कपूर्ण वैधता की जांच की जाती है कि वो सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है।
यह दो या दो से अधिक चरों के बीच किस प्रकार संबंध है, यह इंगित करती है। ये अनुसंधान के विकास का एक उद्देश्यपूर्ण आधार भी होता है। अब हम बात करते हैं परिकल्पना की प्रकृति की, कि परिकल्पना किस प्रकार की होनी चाहिए। इस आधार पर हम बात करें तो यह परीक्षण के योग्य होनी चाहिए। परिकल्पना वह होनी चाहिए जो कि परीक्षण के योग्य हो। परिकल्पना हम जब सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि अपनी जो समस्या है, सोच समस्या है, उसके ऊपर ही आधारित होनी चाहिए और ऐसी परिकल्पना हो कि जिसे हम परीक्षण कर पाएँ। हम कोई ऐसा विषय ले लें और हम हर कुछ परिकल्पना बनाएं, और जब हम उसको परीक्षण नहीं कर सकते हैं, हम उसको किसी भी स्तर पर, चाहे प्रयोगशाला में करें, चाहे सर्वेक्षण के आधार पर करें, तो हम उसका परीक्षण नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी परिकल्पना को भी हमें नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा यह मतलब शोध को सामान्य से विशिष्ट और विस्तृत से सीमित की ओर केंद्रित करना चाहिए। मतलब हम जब शोध कर रहे हैं तो उससे हमें कुछ विशिष्ट रिजल्ट, उसका निष्कर्ष जो भी है निकलना चाहिए, और हमारा जो अनुसंधान है वह विस्तृत से सीमित की ओर होना चाहिए, कि हम कम शब्दों में बड़ा निष्कर्ष हम निकाल सकें, और जो हम अनुसंधान कर रहे हैं उसका जो निष्कर्ष है वो मौलिक हो। इससे शोध प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए। जो हम अनुसंधान में हम जो हमने समस्या ली है तो उसका स्पष्ट उत्तर मिले। हम जब अनुसंधान समस्या को हम जब लेते हैं तो हम उसमें जब परिकल्पना करते हैं उस समस्या के आधार पर, उस समस्या के अध्ययन के आधार पर, तो हमें ऐसी परिकल्पना को, मतलब सबसे अच्छी परिकल्पना होनी चाहिए, कि उत्तम परिकल्पना होनी चाहिए कि जिससे हम उसका स्पष्ट उत्तर मिल जाए हमें। हो सकता है वो गलत हो, लेकिन हमें अच्छी से अच्छी परिकल्पना बनानी या तैयार करनी चाहिए। यह परिकल्पना मतलब सत्य के करीब होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए और तर्कयुक्त होनी चाहिए। जब हम परिकल्पना करते हैं तो उस परिकल्पना का तर्क होना चाहिए। हम ऐसे ही अपने मस्तिष्क से किसी बात को हम परिकल्पना या ऐसी कल्पना ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हम उसको अध्ययन के आधार पर होनी चाहिए, पूर्व के अनुभव के आधार पर होनी चाहिए, और उसका जो सत्य होनी चाहिए, वो ऐसा आभास होना चाहिए कि ये वास्तव में यही सत्य होगी और ये सत्य हो सकती है। इसके अलावा जो है वो प्रकृति के ज्ञात नियमों के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। तो परिकल्पना जो हम करते हैं वो पूर्व सिद्धांतों, पूर्व तर्कों और पूर्व अध्ययन के आधार पर ही होनी चाहिए। उनके आधार पर हम नवीन कोई जो ज्ञान उत्पन्न करना चाहते हैं उससे संबंधित होनी चाहिए। यानी जो ज्ञात है सिद्धांत उनके प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए, उनके अनुकूल ही होनी चाहिए। अन्यथा हम उस परिकल्पना को सही सिद्ध नहीं कर पाएंगे, या फिर उस परिकल्पना के परीक्षण के लिए हमें जो उपलब्ध संसाधन है वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं परिकल्पना के स्रोत के बारे में। परिकल्पना कहाँ से उत्पन्न होती है? तो इसमें परिकल्पना का सबसे जो स्रोत है, पहला स्रोत है, वह है अपने जो संबंधित साहित्य है उसका अध्ययन करना। अध्ययन करने पर ही हम किसी चिंतन के आधार पर, अध्ययन करने के बाद, उसका विश्लेषण करने के बाद हम किसी चिंतन पर पहुंच पाएंगे, और उस चिंतन के आधार पर ही हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे और एक अच्छी परिकल्पना बना पाएंगे। इसके अलावा जैसे विज्ञान है, तो विज्ञान विभिन्न जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों के आधार पर भी हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो संस्कृति है, संस्कृति वास्तव में परिकल्पना की जननी होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज होता है, उस समाज संस्कृति, उसके जो विभिन्न अंग होते हैं समाज के, प्रत्येक समाज की लोगों की अपनी अपनी संस्कृति होती है, और संस्कृति के आधार पर उनके सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। तो उन आधार पर उनकी जो होते हैं वो भिन्न भी होते हैं। तो उनके आधार पर हम नई नई जो समस्याएं होती है, हम उन समस्याओं को जन्म होता है हमारे समाज में, उनकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य है उसके आधार पर, और उन समस्याओं के आधार पर हम चिंतन करते हैं, और चिंतन करने के बाद में परिकल्पनाओं का निर्माण होता है। तो संस्कृति वास्तव में परिकल्पना के निर्माण में अपना
बहुत बड़ा योगदान देती है। जो सामाजिक सर्वेक्षण होते हैं, जो वर्तमान समस्याओं या आने वाली समस्याओं के ऊपर सर्वेक्षण होते हैं, वह सभी संस्कृति से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि प्रत्येक समाज की अपने अपनी संस्कृतियाँ होती है, अपने अपने तौर तरीके होते हैं, उनकी नई नई समस्याएं होती है और समस्याओं के आधार पर उनका चिंतन करते हैं और चिंतन के आधार पर नवीनतम परिकल्पनाओं का निर्माण होता है। इसके अलावा व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे अनुभव जो जब हम अध्ययन करते हैं, अनुसंधानकर्ता के रूप में काम करते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं और अपने जो जीवन में जो हम प्रैक्टिकली जब हम समस्याओं को देखते हैं, तो उन समस्याओं के आधार पर बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो उनका जब हम चिंतन करते हैं, तो चिंतन करने पर हम कुछ निष्कर्ष भी निकालते हैं चिंतन के आधार पर, तो वो परिकल्पनाएं बनती है। तो व्यक्तिगत अनुभव भी इसमें बहुत बड़ा अपना योगदान देता है। इसके अलावा रचनात्मक भी बहुत बड़ा आधार है इसका, क्योंकि जब हम कोई अध्ययन करते हैं, जब हम साहित्य का अध्ययन करते हैं या फिर ऐसी कोई रचनात्मक प्रक्रियाएं होती है जिनका अध्ययन करने के बाद में, वहाँ पर चिंतन करने के बाद में हम समस्याओं को देखते हैं और उन समस्याओं से हमें प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा मिलने पर हम उनके ऊपर चिंतन करते हैं और चिंतन करने पर हम किसी परिकल्पना का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो अनुभवी लोग होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, उनसे हम जो पहले से जो रिसर्च कर रहे होते हैं, हमारे जो रिसर्च के निदेशक होते हैं, सचिव होते हैं, उनसे जब हम परिचर्चा करते हैं अनुभवी व्यक्तियों से, तो हमारे मस्तिष्क में बातें आती है और बातें आने पर हम चिंतन करने पर हम नई परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा जो पूर्व में अनुसंधान हुए हैं, उन अनुसंधान का भी हम अध्ययन करते हैं। उन अनुसंधानों के आधार पर भी हम जब अध्ययन करते हैं, तो अब उनके अवलोकन से हमें ज्ञात होता है कि इसमें ये समस्या और हो सकती है या फिर इसमें ये परिवर्तन हो सकता है। तो हम उस परिवर्तन के आधार पर चिंतन करते हैं और हम उसी आधार पर नई परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम परिकल्पना की विशेषताओं के बारे में और परिकल्पना कितने प्रकार की होती है और परिकल्पना के कार्यों के बारे में हम बात करेंगे।